तो हम टाइम स्टैम्प्स जो हैं वो डेटा आइटम के लिए पढ़ रहे थे, ठीक है, किस तरीके से काम करता है। तो इफ़ देयर इज़ अ डेटा आइटम क्यू, ठीक है, तो हम ए बी सी डी लिखते थे रीड ए राइट ए, तो हम एक डेटा आइटम क्यू लेते हैं यहाँ, ठीक है। अब हमने लिखा दो तरह के टाइम स्टैम्प हो सकते हैं, दो ही तरह के ऑपरेशन लेके हम चलते हैं, तो रीड ऑपरेशन होगा या राइट ऑपरेशन होगा। तो जब राइट टाइम स्टैम्प होगा क्यू या फिर होगा रीड टाइम स्टैम्प क्यू, ठीक है। अभी इसमें वैल्यू नल डली हुई है क्योंकि अभी ना कोई ट्रांजैक्शन रीड करने के लिए है ना कोई राइट के लिए अवेलेबल है, ठीक है। इसके लिए हमने यहाँ नल डाला हुआ है। अब मान लीजिए कोई ट्रांजैक्शन टी आई एंटर करता है सिस्टम के अंदर, ये लिखा हुआ है, यहाँ पढ़ लेना। तो इसमें जब टी आई एंटर करता है सिस्टम के अंदर एंड वांट टू राइट और रीड, देन द टाइम स्टैम्प ऑफ ट्रांजैक्शन विल बिकम टाइम स्टैम्प ऑफ दैट डेटा आइटम। तो इसकी कहानी, इसका मतलब क्या है कि जो डेटा का खुद का ऐसा कोई टाइम स्टैम्प नहीं होता है। जो ट्रांजैक्शन सिस्टम में एंटर करता है, लेट से उसका टाइम स्टैम्प है एक्स। तो अगर वो रीड ऑपरेशन परफॉर्म करता है या राइट ऑपरेशन परफॉर्म करता है किसी डेटा आइटम क्यू के ऊपर, तो जो वो ट्रांजैक्शन है उसका जो टाइम स्टैम्प है वही टाइम स्टैम्प इस डेटा आइटम क्यू का भी टाइम स्टैम्प बन जाता है। मान लीजिए कोई ट्रांजैक्शन टी आई है, वो सिस्टम में एंटर किया, उसका टाइम स्टैम्प है लेट से 10, वो 10 AM पर सिस्टम के अंदर आया है और वो राइट की रिक्वेस्ट पास करता है, तो जो उसका राइट स्टैम्प हो जाएगा किसका, डेटा आइटम क्यू का, जिसके ऊपर वो राइट करना चाहता है, तो उसका राइट स्टैम्प क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ठीक है। अगर वो रीड की रिक्वेस्ट भेजता है तो उसका टाइम स्टैम्प, रीड टाइम स्टैम्प क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। और वो अपना काम करके चला गया। फिर मान लीजिए कोई ट्रांजैक्शन टीजे आया, उसका टाइम स्टैम्प 15 था, तो अब क्या होगा, ये टाइम स्टैम्प जो है क्यू का अब ये चेंज हो जाएगा, अब ये 10 से 15 हो जाएगा। अगर वो रीड करना चाहेगा तो ये भी 15 हो जाएगा। आगे बात समझ में। तो ट्रांजैक्शन का टाइम स्टैम्प हमने बोला था कि थ्रू आउट लाइफ एक जैसा रहता है, लेकिन डेटा का जो टाइम स्टैम्प है वो चेंज होता रहता है जैसे जैसे ट्रांजैक्शन आ जाएंगे, क्योंकि इसका जो टाइम स्टैम्प होता है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, ट्रांजैक्शन के ऊपर जो सिस्टम में एंटर कर रहा है। और एंटर होते ही हम उसको, एंटर होने से पहले ही टाइम स्टैम्प दे देते हैं, आपको पता है। जैसे ही एंटर होगा तो टाइम स्टैम्प मिल जाएगा और वही टाइम स्टैम्प लेके वो चलेगा। तो ट्रांजैक्शन के लिए तो थ्रू आउट एग्जीक्यूशन फिक्स रहेगा, लेकिन डेटा जिस पे वो काम करेगा वो अकॉर्डिंगली चेंज होता रहेगा, ठीक है। यही हमने इसमें लिखा हुआ है। फिर देखिए, इफ़ टी आई वॉन्ट्स टू राइट ऑन क्यू, देन जैसे टी आई है तो टाइम स्टैम्प क्या हो जाएगा टी आई का, 10 AM। मान लीजिए 10 बजे ये सुबह जो है ट्रांजैक्शन जो है सिस्टम में आया था। अब ये किसी डेटा आइटम क्यू पर राइट करना चाहता है, तो इसका राइट टाइम स्टैम्प क्या होगा, किसका, ट्रांजैक्शन का नहीं, आपका जो डेटा आइटम है उसका राइट टाइम स्टैम्प क्या होगा, 10 AM। समझने वाली बात है। उसके बाद अगर कोई जे आता है, वो इस पर रीड करना चाह रहा है, तो रीड टाइम स्टैम्प क्या चेंज हो जाएगा। मान लीजिए उसका जो ट्रांजैक्शन आया वो 8 बजे का है, तो उसका रीड टाइम स्टैम्प क्या हो जाएगा, 8 बजे का हो जाएगा। तो सिंपल है। ये ट्रांजैक्शन, ये जो टाइम स्टैम्प्स होते हैं ये कभी भी डेटा आइटम के खुद के नहीं होते हैं। जो ट्रांजैक्शन इस पर काम करने आया है सिस्टम में, उसको उस टाइम जो टाइम स्टैम्प अलॉट हुआ था, अगर वो ट्रांजैक्शन इस डेटा पर फिलहाल काम कर रहा है, तो इसके जो ये राइट टाइम स्टैम्प और रीड टाइम स्टैम्प्स हैं, ये सेम वही डेटा को एक्वायर कर लेते हैं, ठीक है। कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। लिखा भी हुआ है इसमें, टाइम स्टैम्प ऑफ डेटा आइटम चेंजेस एज न्यू ट्रांजैक्शन वांट टू रीड और राइट ऑन सेम डेटा आइटम, ठीक है। तो हमने कौन से टाइम स्टैम्प्स के बारे में बात की, राइट टाइम स्टैम्प और रीड टाइम स्टैम्प। तो राइट टाइम स्टैम्प की डेफिनेशन क्या देता है, देखो हमने जहाँ भी टाइम स्टैम्प की बात की है तो वहाँ अंतर अगर ट्रांजैक्शन आ रहा है तो वो ट्रांजैक्शन का टाइम स्टैम्प हो गया, टी आई टी जे आएगा। अगर टी आई टी जे को छोड़ के यहाँ पर कोई ए बी सी डी या कोई डेटा आइटम आ रहा है तो उसमें लिखा होगा राइट टाइम स्टैम्प पहले से, क्योंकि ट्रांजैक्शन के केस में हम कभी भी रीड और राइट की बात नहीं करते, वो तो सिंपल टाइम स्टैम्प होता है। लेकिन जब आप राइट टाइम स्टैम्प या रीड टाइम स्टैम्प की बात करते हैं तो आपको कभी भी अंदर ट्रांजैक्शन नहीं मिलेगा, डेटा आइटम मिलेगा। इसमें डेटा आइटम का नाम क्यू है, ठीक है। तो क्या लिखा हुआ है, इज़ द लार्जेस्ट टाइम स्टैम्प ऑफ एनी ट्रांजैक्शन दैट एग्जीक्यूटेड राइट क्यू सक्सेसफुली। वही जो हम बात कर रहे हैं कि उसका जो लार्जेस्ट जो लेटेस्ट जो राइट किया है, मान लीजिए इस डेटा आइटम पर 10 टाइम स्टैम्प्स को
मतलब 10 ट्रांजेक्शन्स ने राइट किया एक के बाद एक T1 से T10 तक, तो जो T10 होगा उसने सबसे लास्ट में राइट किया होगा, और जिसने सबसे लास्ट में राइट किया है उसी का लार्जेस्ट होगा टाइम स्टैम्प, और वही इसको असाइन होगा। यही हम बात कर रहे हैं, यही रीड के लिए नीचे एग्जाम्पल में लिखा हुआ है, बस चेंज सिर्फ ये लिखा हुआ है रीड क्यू, बाकी सब सेम है। ठीक है, अब हम बात करते हैं, ये तो हमारा हो गया टाइम स्टैम्प्स की बात, यहाँ तक रीड राइट हमने सब पढ़ लिया है। ठीक है, अब क्या होता है, अगर कोई ट्रांजेक्शन रीड की है तो वो दो तरह की रिक्वेस्ट करेगा, या तो वो रीड की रिक्वेस्ट करेगा या वो राइट की रिक्वेस्ट करेगा। ठीक है, अब अगर वो रीड की रिक्वेस्ट करता है तो कुछ केसेस बनते हैं, जब वो राइट की करता है तो कुछ केसेस बनते हैं। अब हम पहले रीड करते हैं। अगर कोई ट्रांजेक्शन T1 आया किसी स्पेसिफिक टाइम स्टैम्प के साथ में, और उसने रिक्वेस्ट किया रीड के लिए, अभी रीड या राइट उसने किया नहीं है, अभी वो पहले रीड के लिए अगर करेगा तो क्या होगा। अब देखो, हमको ध्यान रखना है कन्फ्लिक्टिंग इंस्ट्रक्शंस नहीं होने चाहिए, तो जिनमें कन्फ्लिक्टिंग इंस्ट्रक्शंस नहीं होंगे वो तो हम पढ़ने की वो ज़रूरत ही नहीं है। जैसे अगर ये रीड के लिए रिक्वेस्ट कर रहा है, और अगर यहाँ पर भी हम रीड के लिए चेक करें या रीड टाइम स्टैम्प को चेक करें तो कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि वो तो कभी कन्फ्लिक्ट करेगा ही नहीं। हमको चेक किसके लिए करना पड़ेगा, राइट के लिए, क्योंकि यही कन्फ्लिक्टिंग सिचुएशंस को अराइज करेगा हमारे सामने। तो दो तरह की कंडीशन आती है, अगर टाइम स्टैम्प ऑफ TI लेस देन राइट टाइम स्टैम्प ऑफ Q है। आगे बात समझ, मीन्स TI नीड्स टू रीड अ वैल्यू ऑफ Q दैट वॉज ऑलरेडी ओवर रिटन रिजेक्ट। ये जो लिखा हुआ है ये भी आपको इसके बाद में समझाते हैं, पहले आप ये समझो कि कंडीशंस क्या लिखी हुई हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है, मान लीजिए ये जो राइट टाइम स्टैम्प है ये किसका टाइम स्टैम्प होता है, ये होता है डेटा आइटम का, और इसका टाइम स्टैम्प कौन सा टाइम स्टैम्प होता है, जो ट्रांजेक्शन इस पर लास्ट में काम करके गया है। ठीक है, अब मान लीजिए इस पर कोई ट्रांजेक्शन काम करके गया था जिसका टाइम स्टैम्प क्या था 10, तो इसका भी डेटा आइटम का भी जो टाइम स्टैम्प अभी फ़िलहाल है वो क्या पड़ा हुआ है 10, तो हमने यहाँ 10 लिख दिया। अब मान लीजिए कोई नया ट्रांजेक्शन आ रहा है जो रिक्वेस्ट कर रहा है रीड के लिए। ठीक है, अब देखिए किस तरीके से ये काम करेगा। अब इसने क्या किया, TI है, TS है, मतलब टाइम स्टैम्प है TI का। अब ये मान लीजिए नया ट्रांजेक्शन आ रहा है, ये 5 आ रहा है, राइट। अब जब ये 5 आ रहा है तो अब आप ये देखिए कि इसका जो टाइम स्टैम्प है वो इसके टाइम स्टैम्प से ज़्यादा है या कम है, ये हमको चेक करना है। ठीक है, अब कन्फ्यूजन हो गया, तो इसको सॉल्व करने के लिए आप क्या करो, फटाक से शेड्यूल बना लो। जैसे आपने एक शेड्यूल S बनाया, एक टाइम स्टैम्प ऑफ TI, दो ट्रांजेक्शन है इसमें, जो एक ट्रांजेक्शन जो हमको पता है वो है TI, ये हमको पता है, तो हमने लिखा कि TI का टाइम स्टैम्प क्या है 5 है। अब जो एक हम ये बोल रहे हैं राइट टाइम स्टैम्प, हमको पता नहीं कौन सा ट्रांजेक्शन था जिसने इस पर राइट किया था, और उसका ट्रांजेक्शन का जो था वो टाइम स्टैम्प 10 था, तो हमने उसको X नाम ले लिया। तो टाइम स्टैम्प ऑफ TX, ट्रांजेक्शन X हमको पता है कि 10 है। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या इंटरेस्टिंग सिचुएशन क्रिएट होती है। अब एक ट्रांजेक्शन ने पहले से ही लिखा हुआ था कुछ, ठीक है, और जिसने लिखा था उसका टाइम स्टैम्प 10 था, तो मतलब हमने राइट Q लिख लिया। ठीक है, राइट टाइम स्टैम्प की बात हम कर रहे थे। अब देखिए जो ट्रांजेक्शन दूसरा है ये रीड की रिक्वेस्ट भेजता है और इसका टाइम स्टैम्प 5 है। अब आप बताइए कि ये जो टाइम स्टैम्प है ये इससे कम है या ज़्यादा है। ऑब्वियस बात है TI इज़ लेस देन TX है अभी यहाँ पर। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, सीनियर कौन है इनमें, मतलब ये 5 बजे आया है सिस्टम में, ये 10 बजे सिस्टम में आया है, तो ऑल दो ये बाद में आया है ये वाला, लेकिन ये है तो सीनियर इससे, क्योंकि 5 बजे आना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इसको 5 बजे सुबह या 5 AM पर इसको ये रीड ऑपरेशन कर लेना चाहिए था, लेकिन इसने अपनी ट्रेन मिस की और उसके बाद टाइम स्टैम्प जो 10 वाला था वो राइट भी करके चला गया। अब जो जिसने ये जो अपनी ट्रेन मिस की थी, ये ट्रांजेक्शन टाइम स्टैम्प वाला जो है TI 5, ये फिर दोबारा आ रहा है, बोल रहा है मैं तो रीड करूँगा, लेकिन अब क्या होगा, हम इसको रीड करना अलाउ नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, सिचुएशन एक्चुअली होनी क्या चाहिए थी, होना ये चाहिए था कि पहले जो सीनियर है ये 5 वाला ये पहले रीड करता, फिर इसका जूनियर जो है बाद में आया है 10 AM पे ये राइट करता, तो ठीक था। लेकिन एक्चुअली हुआ क्या, ये रीड का इंस्ट्रक्शन यहाँ की जगह कहाँ हो रहा है, यहाँ, और ये कुछ नहीं है, ये एक्चुअली क्या है, ये स्वैप ऑफ कन्फ्लिक्टिंग
इंस्ट्रक्शंस है जो हमने कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी में पढ़ा था। डिफरेंट ट्रांजैक्शन, कंडीशन से याद करो, डिफरेंट ट्रांजैक्शन, सेम डेटा आइटम क्यू, वन इज़ रीड एंड वन इज़ राइट। यहाँ तक ठीक था ये, लेकिन जैसे ही हमने इसको स्वैप करके इधर कर दिया नीचे, अब ये गड़बड़ हो गया। ठीक है, तो ये स्वैपिंग ऑफ कन्फ्लिक्टिंग इंस्ट्रक्शंस हो गया। ये राइट क्यू लिखा हुआ है जो कटा हुआ है, ये राइट क्यू लिखा हुआ है, ये हमने जान के काटा है ताकि आपको पता चल जाए कि ये अलाउड नहीं था लिखना। एक्चुअली होना ये चाहिए था, इसने अपनी ट्रेन मिस कर दी तो नेक्स्ट वाले ने रीड एंड राइट कर दिया। ठीक है, तो इसमें लिखा हुआ है इट इज़ नथिंग बट स्वैप ऑफ कन्फ्लिक्टिंग इंस्ट्रक्शंस, सो टी रोल बैक, मतलब जो ये टी ट्रांजेक्शन है ये रोल बैक करेगा। ठीक है, क्योंकि ये जिद कर रहा है और मान लो इसको रीड किए बिना काम ही नहीं होगा सिस्टम का, तो भाई अभी तो ये नहीं कर सकता क्योंकि इसका टाइम स्टैम्प जो है वो कम था, इसको पहले करना चाहिए था, इसने ट्रेन मिस कर दी। अभी वैल्यू रीड भी करेगा तो गलत रीड करेगा, जो कि हमको नहीं करना है, तो हम इसको रोल बैक करवाएंगे। अब रोल बैक करवाएंगे तो जब ये दोबारा अब सिस्टम में आएगा तो अब ऑब्वियस बात है कि इसकी जो घड़ी का टाइम है वो 10 से ज़्यादा ही हो गया होगा, तो अब इसके पास में एक नया टाइम स्टैम्प आएगा जो कि इस टी एक्स से ज़्यादा होगा। अब ये यहाँ रीड कर सकता है। हाँ, आप एक नए टाइम स्टैम्प के साथ में आगे जाके रीड कर सकते हैं वैल्यूज़ को, लेकिन पुराने वाले के साथ में नहीं कर पाओगे इस केस में। ठीक है, तो यही आपको बोल रहा है, लिखा भी इसमें ये है टी आई रोल बैक एंड अगेन एंटर इन सिस्टम विद द न्यू टाइम स्टैम्प। ठीक है, और अभी ये टाइम स्टैम्प जो है वो जूनियर हो जाएगा जो टी वाला है। अगर ये सोचो इसके बाद आएगा तो ये मान लो 12 बजे आया, तो 12 बजे आया तो ये जूनियर हो गया, जूनियर हो गया तो ये बाद में अपना ऑपरेशन परफॉर्म करेगा और ये रीड ऑपरेशन बाद में हो जाएगा। ठीक है, तो ये कहानी इसमें पूरा लिखा हुआ है। तो जो फर्स्ट एग्जांपल था वो इस तरीके से मेंटेन होता है, ये लिखा हुआ है मीन्स टी आई नीड्स टू रीड अ वैल्यू ऑफ क्यू दैट वाज ऑलरेडी ओवर रिटन। मतलब ये जो क्यू था ये किसी और ट्रांजेक्शन ने रिटर्न कर दिया था पहले ही, जिसका टाइम स्टैम्प ज़्यादा था, और अब जो टी आई है वो इसको रीड करना चाह रहा है, तो हम रिजेक्ट करेंगे और रोल बैक करेंगे। ठीक है, दूसरी कंडीशन क्या होगी, टाइम स्टैम्प ऑफ टी आई जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू राइट टाइम स्टैम्प ऑफ क्यू हो जाए। राइट, अब ये ऑपरेशन क्यों अलाउ हो जाना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए, ये हम देखते हैं। इन दिस एग्जाम्पल राइट क्यू ऑलरेडी डन टी एस इक्वल टू 10, राइट 10 पे हो चुका है। नाउ आ रीड रिक्वेस्ट अकर विद टाइम स्टैम्प टी आई इज सीनियर, यहाँ 5 की जगह आप 15 लिख लेना। राइट, रीड रिक्वेस्ट अकर्स विद टाइम स्टैम्प 15, सो टी आई इज सीनियर। अब यहाँ वही कंडीशन आप चेक कर सकते हैं, अगर यहाँ पर 15 होता तो ये ऑब्वियस बात है टाइम स्टैम्प जो है इसका ज़्यादा होता, तो इसमें जूनियर कौन होता, टी आई होता, और जो आपका ये है वो सीनियर हो जाता। टी आई जो है वो, तो उस हिसाब से जब आप इसको देखोगे तो अच्छा, इसमें एक चीज़ कन्फ्यूजन हुई है, सॉरी। इसमें क्या है कि जो ये जो ये थ्योरी लिखी हुई है ये वाली, ये थ्योरी किसके रिगार्डिंग लिखी हुई है, इसी एग्जाम्पल के रिगार्डिंग, इसलिए थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग हो रहा था। जब हम इसका एग्जाम्पल दूसरे वाला लेंगे इसका तो हम समझ जाएंगे इसको किस तरीके से होगा, लेकिन अभी के लिए यहाँ पे देखोगे जो ये लिखा है ना, ये इसी का एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ है। इन दिस एग्जाम्पल ऑलरेडी डन टी एस 10 है, टी एस जो है वो 5 है, टी आई सीनियर एंड टी एक्स इज जूनियर, इन सिस्टम अकॉर्डिंग टाइम स्टैम्प मस्ट हैव रीड बिफोर डब्ल्यू क्यू। मतलब हमने जो लिखा हुआ है, ये जो अभी आपको यहाँ पढ़ाया है पूरा, वही यहाँ हमने लिखा हुआ है, सीनियर और जूनियर का केस लिखा हुआ है हमने। सीनियर कौन होगा, इसका टाइम स्टैम्प पहले का होगा, और जो लेटेस्ट टाइम स्टैम्प होगा वो आपका जूनियर होगा, ऑब्वियस बात है, वही यहाँ लिखा हुआ है। और जो रीड टाइम स्टैम्प है वो क्या हो जाएगा, क्योंकि हम कौन सा पढ़ रहे हैं, रीड टाइम स्टैम्प पढ़ रहे हैं, तो रीड टाइम स्टैम्प फाइनली कौन सा हो जाएगा, जो या तो रीड टाइम स्टैम्प में जो पहले से वैल्यू है वो 10 है, और जो अभी ट्रांजेक्शन आया है उसकी वैल्यू क्या थी 5, तो इन दोनों का जो मैक्स होगा वो हमारा फाइनली रीड टाइम स्टैम्प की वैल्यू हो जाएगी। मतलब जो आपका ये बात कर रहे थे हम रीड क्यू, तो इसका जो टाइम स्टैम्प होगा वो कौन सा होगा, इन दोनों में से 5 और 10 में से जिसकी वैल्यू ज़्यादा होगी। ठीक है, बात ख़त्म हो गई। तो इस तरीके से एग्जांपल था। अब हमको कंडीशन सेकंड रह गई है जो हमारी अलाउड है, लिखा है ना ऑपरेशन कैन बी अलाउड, तो जो एक कंडीशन सेकंड है ये हमको चेक करनी है नीचे। तो ये कैसे चेक करेंगे देख लेते हैं। ठीक है, कंडीशन सेकंड में क्या था, दो कंडीशंस थी, एक तो टाइम स्टैम्प ऑफ टी आई इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, तो हमने ग्रेटर का केस यहाँ ले लिया है, इक्वल टू का केस यहाँ ले लिया है। जब ग्रेटर देन का चेक करेंगे तो क्या होगा,
टी आई की वैल्यू 10 है, एक्स की वैल्यू 5 है, जो हम वहाँ बता रहे थे 15 और 10। यहाँ हमने क्या किया, टी आई की वैल्यू 10 है मान लिया, और जो हमारे पास में पहले से राइट करके गया था उसकी वैल्यू 5 है, कोई दिक्कत नहीं है। ये पहले, ये जो है आपका, इनमें सीनियर कौन हुआ, जूनियर कौन हुआ, सीनियर हुआ ये एक्स, इसने पहले राइट कर दिया। जूनियर कौन हुआ, जो बाद में आया 10 बजे, तो इसने रीड किया, फाइन है, कोई दिक्कत ही नहीं है, आप इसको आराम से रन करवा सकते हैं सिस्टम पे, ये अलाउड है। अब जो इक्वल टू वाला केस है, क्या है, कभी हो सकता है, हमने बोला टाइम स्टैम्प जो होता है एक ट्रांजेक्शन का वो तो हमेशा यूनिक रहता है ना। तो इस केस में क्या हुआ है, इस केस में ये हुआ है कि जो ट्रांजेक्शन है, जिससे आपने बोला कि राइट टाइम स्टैम्प क्यू, आपने बोला इसकी वैल्यू भी 10 है और इसकी भी 10 है, तो ये कभी हो सकती है क्या, कभी नहीं हो सकती। ये सिर्फ एक ही केस में हो सकती है, जब सेम ही ट्रांजेक्शन ने रीड और राइट किया हो, क्योंकि इन दोनों का तो कभी बराबर हो नहीं सकता, क्योंकि जो आपकी घड़ी होती है सिस्टम की वो हमेशा अलग अलग टाइम बताती है, तो ऑब्वियस बात है अलग टाइम बताएगी, तो एक टाइम स्टैम्प तो कभी हो ही नहीं सकता है। तो ये थोड़ा गजनी वाला हिसाब हो गया कि थोड़ी देर पहले इसने ही राइट किया था, फिर ये भूल गया और फिर ये दोबारा यही रीड करने जा रहा है। जब इसको रीड करने जा रहा है तो ऑब्वियस बात है कि दोनों के टाइम स्टैम्प बराबर होने ही है, क्योंकि इस क्यू का टाइम स्टैम्प क्या होता है, जब ट्रांजेक्शन इसको लास्ट रीड या राइट किया होता है, तो इसको लास्ट में रीड और राइट किसने किया है, सेम ट्रांजेक्शन ने किया है एक्स ने, अब यही इसको रीड कर रहा है, तो ऑब्वियस बात है कि इन दोनों का टाइम स्टैम्प सेम आना ही है, तो सेम ट्रांजेक्शन रीडर ये भी आपका अलाउड है, ठीक है। तो हमने टी आई अगर रिक्वेस्ट करता है रीड के लिए तो वो पढ़ लिया है। अब हम पढ़ेंगे जब टी आई रिक्वेस्ट करेगा राइट के लिए, जब ये राइट के लिए करेगा तो क्या होगा। अब हमने जब वहाँ केस पढ़े थे, देखिए, तो वहाँ हमने क्या था, राइट के लिए बात की थी। जब रीड टी आई रिक्वेस्ट फॉर रीड था तो हमने यहाँ 2 केस देखे थे, दोनों में राइट ही राइट पढ़ा था, क्योंकि वही कन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन हो सकती है। अब जब राइट का केस पढ़ेंगे तो दोनों ही सिचुएशंस हो सकती हैं, रीड भी पढ़ना पड़ेगा हमको, राइट भी पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, कोई कन्फ्लिक्टिंग दोनों केस में हो सकता है। अब देखिए इसमें क्या होगा, इसमें जो फर्स्ट कंडीशन है वो क्या लिखी है हमने, इफ़ टाइम स्टैम्प ऑफ टी आई इज़ लेस देन रीड टाइम स्टैम्प ऑफ क्यू, फिर इसको राइट टाइम स्टैम्प ऑफ क्यू से भी करेंगे। अब इसे हम इसको रीड टाइम स्टैम्प ऑफ क्यू से करेंगे तो क्या आएगा, वैल्यू ऑफ क्यू पहले से कितने लिख दिए, ठीक है। अब मान लीजिए जिसने लिखी है उसका टाइम स्टैम्प 10 था, वो इसको रीड करके चला गया, मतलब राइट नहीं, रीड करके चला गया, क्योंकि ये रीड टाइम स्टैम्प है। इसका मतलब कोई जो ट्रांजेक्शन आया था 10 बजे सुबह, वो इसको राइट को रीड करके गया है, तो जो इसका रीड टाइम स्टैम्प था उसकी वैल्यू क्या हो गई, 10 हो गई। अब क्या हुआ, एक ट्रांजेक्शन था पहले, इस ये सीनियर था ऑल दो, लेकिन इसने अपनी ट्रेन मिस की, ये राइट करना भूल गया, क्योंकि रिक्वेस्ट किसके लिए कर रहा है, राइट के लिए, और इसका टाइम स्टैम्प है 5। इसका मतलब क्या हुआ कि ये सीनियर था, इसको राइट करना चाहिए था यहाँ पर, तो यहाँ तो इसने राइट किया नहीं, इसने एक्चुअली राइट करने की कंडीशंस को कहाँ, मतलब कहाँ रिक्वेस्ट कर रहा है, यहाँ भी रिक्वेस्ट कर रहा है। अरे भाई, जब पहले राइट नहीं किया, किसी और ने इसमें टाइम स्टैम्प बढ़ा के रीड कर दिया, अब तुम इसको दोबारा राइट करोगे, कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। तो ये भी क्या हुआ, देखो कंडीशन याद करो, अलग अलग ट्रांजेक्शन, सेम डेटा क्यू, एक रीड और एक राइट, और ये क्या हुआ, आपने ऊपर से स्वैप करके नीचे लिया, तो ये क्या हो गया, स्वैप ऑफ कन्फ्लिक्टिंग इंस्ट्रक्शंस हो गया। तो आपको कोई डाउट आ रहा है ये सब करने में, तो आप हमेशा जो आपका CS पढ़ाया था आपको कॉन्फ्लिक्ट serializability, वो जाकर चेक करोगे, उनके एग्जाम्पल सॉल्व करोगे, तो ये कन्फ्लिक्टिंग इंस्ट्रक्शंस वाला आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा एकदम। हम थोड़ा सीधा फास्ट करके इसको इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपने ये पढ़ा हुआ है पहले। ये इधर लिखा हुआ है कि इस तरीके से अलाउड नहीं होगा, क्योंकि ये सीनियर था, इसको पहले राइट करना चाहिए था, ये 5 बजे सुबह आ गया था, ये 10 बजे आया है, तो ये जूनियर है, तो इसको पहले राइट करना चाहिए था, इसने अपनी ट्रेन मिस करी, बाद में राइट किया, प्रॉब्लम है, हम अलाउ नहीं करेंगे, ये रोल बैक करेगा, फिर ये फ्रेश ट्रांजेक्शन के थ्रू आएगा, उस टाइम इसकी वैल्यू ऑब्वियस बात है 10 से ज़्यादा होगी, तब ये जूनियर होगा, तभी बाद में राइट कर सकता है, ठीक है। तो ये भी हम अलाउ नहीं करते हैं। उसके बाद में क्या होगा, देखिए यहाँ पर आपका राइट आ गया, पहले यहाँ रीड क्यू था, जब राइट क्यू आएगा तो भी आपको अच्छे से पता है, यहाँ रीड आया राइट आए, अगर फिर भी इसका स्वैपिंग होगा, सेम कंडीशन है, ये 5 है 10 है, ये सीनियर है, इसको पहले राइट करना चाहिए था, इसने बाद में राइट किया है, यहाँ पहले रीड था, चाहे यहाँ राइट हो, अब हमने यहाँ राइट लिख दिया है, तो भी इस केस में भी ये अलाउड नहीं करता है, क्योंकि ये भी आपका स्वैप ऑफ कन्फ्लिक्ट ट्रांसमिशन का जो स्वैप ऑफ कन्फ्लिक्टिंग इंस्ट्रक्शंस का एग्जाम्पल बन जाता है, जो हमने कन्फ्लिक्ट serializability में पढ़ा था, तो ये भी वही केस है। तो इसका पूरा निचोड़ क्या है, इसका पूरा निचोड़ ये है। अच्छा, इसके लास्ट में एक बार ये देख लेते हैं, इन दोनों केसेस को छोड़ के जितने भी केसेस होंगे वो सारे अलाउड होंगे। ये वाले जो कन्फ्लिक्टिंग इंस्ट्रक्शंस वाले केस हैं, इनको हटा दोगे तो सब कुछ अलाउड होगा। जैसे
अब इसका जो राइट टाइम स्टैम्प होगा फाइनल, राइट वाले केस में देखेंगे वो क्या होगा, या तो राइट टाइम स्टैम्प की वैल्यू ज़्यादा हो, या फिर जो ट्रांजेक्शन इसको अब रीड राइट करने वाला आ रहा है उन दोनों में से जिसकी भी वैल्यू मैक्स होगी वो अपडेट हो जाएगी राइट टाइम स्टैम्प ऑफ क्यू में। ठीक है, ये कहानी समझ में आ गई। इसके बाद जो है जो बच जाएंगे केसेस वो सारे अलाउड हैं, जैसे टाइम स्टैम्प ऑफ टी आई इज ग्रेटर देन इक्वल टू रीड टाइम स्टैम्प ऑफ एस, टी एस ऑफ टी आई ग्रेटर देन राइट टाइम स्टैम्प ऑफ एस। इस टाइप बचे हुए जितने भी हैं सारे कंडीशंस वो फॉलो करेंगे हमेशा। ठीक है, तो इस सब का सिर्फ एक ही निचोड़ है, जूनियर अलाउड, सीनियर नॉट अलाउड। जैसे एग्जांपल लिखा हुआ है, जोड़ी एग्जांपल, मतलब क्या हुआ, अगर आपके हेड ऑफ डिपार्टमेंट है और एक नया कोई जूनियर कोई वो आया है, आपका बच्चा आया है, अगर बच्चा गेट के आपके मेन कॉलेज के गेट के बाहर खड़ा होकर कुछ करता है, मान लो कुछ अजीब सा कुछ कर रहा है, ठीक है, अगर वो करेगा तो लोग बाग समझ सकते हैं, अलाउ करेंगे उसको कि ठीक है नया बच्चा है, अनसमझ है या कुछ ऐसा है, उसको इतनी वो नहीं है नॉलेज अभी, तो कर रहा है वो, तो ठीक है चलो कोई बात नहीं। लेकिन अगर आपका हेड ऑफ डिपार्टमेंट वहाँ आके वो सब काम करने लगे तब जो है चीज़ें सीरियस हो जाती हैं। इसका मतलब क्या होता है कि जो आपके जूनियर होता है ना वो कभी भी पहले उस तरह का काम कर दे वो अलाउड हो जाएगा, लेकिन सीनियर जो होता है उसको चीज़ें अलाउड नहीं होती, तो सीनियर हमेशा पहले करेगा और ठीक करेगा। तो अगर आपके ट्रांजेक्शन सीनियर है तो उसको पहले ही राइट करना चाहिए और पहले ही रीड करना चाहिए, अगर कोई जूनियर है तो वो बाद में करेगा। ठीक है, तो जूनियर अलाउड, सीनियर नॉट अलाउड। तो इसलिए अगर कोई ट्रांजेक्शन सीनियर है बाद में राइट कर रहा है तो आप उसको बोलो भैया आप वापस जाओ, इस वाले टाइम स्टैम्प को छोड़ो, नया टाइम स्टैम्प लेना, दोबारा सिस्टम में आना, तब आप जूनियर हो जाओगे, तब आप अपना काम कर सकते हो, जब तक आप सीनियर हो आप नहीं कर पाओगे। ठीक है, अब इसकी टाइम स्टैम्प जो हमने अब तक पढ़ा है प्रोटोकॉल, जिसका मतलब इसका क्या आपको निचोड़ निकल के आया है, इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है वो हमको पढ़नी है। वो प्रॉपर्टीज़ क्या है, ये आपका कन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी को इंश्योर करता है, क्योंकि हमने कन्फ्लिक्ट के इंस्ट्रक्शंस को हटा दिया है तो कन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल हो गया। अगर कन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल है तो ये व्यू सीरियलाइजेबल हो गया आपका। ठीक है, कोई बात ही नहीं है। अब देखिए पॉसिबिलिटी ऑफ डर्टी रीड, ये इसमें हो सकती है, डर्टी रीड इसमें पॉसिबल है। क्या होता है डर्टी रीड आपको बता ही दिया था, अगर कोई वैल्यू अपने से पहले वाले ट्रांजेक्शन का राइट किया हुआ पढ़ती है तो वो आपका डर्टी रीड होता है। अगर कोई सीधा आपकी सेकेंडरी मेमोरी या स्टोरेज से वैल्यूज़ को रीड करता है तो वो आपका डर्टी रीड नहीं होता है। तो डर्टी रीड की प्रॉब्लम्स यहाँ ऑब्वियस है रहेगी। कमिट पर हमको ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन इस प्रोटोकॉल ने नहीं बताया है। ठीक है, जो शेड्यूल्स होते हैं वो इररिकवरेबल हो सकते हैं, क्योंकि डर्टी रीड भी हो सकता है, होगा हमेशा ये ज़रूरी नहीं है, तो हमने लिखा कि अगर हो सकता है तो वो इररिकवरेबल भी हो सकता है। ठीक है, डेडलॉक इसमें कभी नहीं होगा, हमने लिखा आइदर वी अलाउ और रिजेक्ट, सो नो डेडलॉक। मतलब हमने क्या किया है, पहले से टाइम स्टैम्प दे दिया तो या तो वो अलाउ होगा या वो नहीं होगा, लेकिन डेडलॉक कभी नहीं आएगा कि एक दूसरे के लिए वेट कर रहा है, दूसरा तीसरे के लिए और तीसरा पहले के लिए, तो कोई काम ही नहीं कर पा रहा है, ऐसा कभी नहीं होगा। या तो वो रिजेक्ट हो जाएगा या अलाउ हो जाएगा सिस्टम से, पर डेडलॉक कभी नहीं आएगा। ठीक है, डेडलॉक के बारे में हम बाद में और अच्छे से बात करेंगे, आपके यूनिट का टॉपिक है। तो इसका मतलब क्या है कि देखो ये जो ग्राफ बनाया है इससे क्या पता चल रहा है आपको कि जो टाइम स्टैम्पिंग से जो शेड्यूल जनरेट होंगे वो आपके हमेशा कन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल होंगे, इसकी गारंटी है। लेकिन सारे कन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल शेड्यूल्स को आप टाइम स्टैम्पिंग के थ्रू बना सको ये ज़रूरी नहीं है। ठीक है, ये लिखा हुआ है, आप पढ़ लेना। टाइम स्टैम्पिंग्स के थ्रू आप जो बना रहे हैं शेड्यूल्स वो हमेशा कन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल होंगे, लेकिन सारे कन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल शेड्यूल्स को आप टाइम स्टैम्पिंग के थ्रू बना दो, ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अब इसमें प्रॉब्लम क्या आती है, स्टारवेशन की प्रॉब्लम आती है। मतलब जो रोल बैक्स होते हैं बहुत सारे, ठीक है, डेडलॉक तो नहीं होता है, लेकिन स्टारवेशन क्या होता है कि एक ट्रांजेक्शन को बहुत देर बाद वो चीज़ मिल रही है जो उसको पहले मिल जानी चाहिए थी, तो वो भूखा मर रहा है, उसको स्टारवेशन हो रहा है रोल बैक्स की वजह से, लेकिन काम हो जा रहा है, डेडलॉक नहीं आ रहा है और सिस्टम इसी स्टारवेशन की वजह से स्लो हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया है, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।